So marginal costing, just a quick revision of all the concepts. Let's start with what marginal costing is. अगर मैं एक प्रोडक्ट बना रही हूँ और वो प्रोडक्ट मैं बना रही हूँ 10,000 यूनिट्स मान लो, ठीक है, मैं 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रही हूँ एकदम से। उसके बाद जो मैंने 10,001 यूनिट बनाया, तो वो जो डिफरेंस आएगा इन द कॉस्ट ऑफ 10,001 यूनिट एंड द 10,000th यूनिट, दैट डिफरेंस इज कॉल्ड माय मार्जिनल कॉस्ट। सो जो भी मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हुई फ्रॉम 10,000 टू 10,001 यूनिट, दैट डिफरेंस विल बी द मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, सो मार्जिनल कॉस्ट क्या है? इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज द की वर्ड दैट यू नीड टू यूज इन द एग्जाम, अगर मार्जिनल कॉस्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो थ्योरी का। ठीक है, ये कब अराइज करता है? जब आप 1 यूनिट इंक्रीज इन द प्रोडक्शन करते हो। सो दीज टू आर द मेन थिंग्स बेसिकली, 1 यूनिट इंक्रीज इन प्रोडक्शन एंड द अदर थिंग इज इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, अच्छा, जो मेरा जब मेरे 10,000 यूनिट्स में बना रही थी, तो उससे जब मैंने 10,000 फर्स्ट यूनिट बनाया, तो जो मेरी कॉस्ट इंक्रीज हो रही है वो किस नेचर की कॉस्ट इंक्रीज हो रही है? उस नेचर की कॉस्ट इंक्रीज हो रही है जो मेरी डायरेक्टली मेरे यूनिट पे डिपेंडेंट होती है, या जो मेरे यूनिट ऑफ प्रोडक्शन से रिलेटेड होती है कि भाई 1 यूनिट ज्यादा लगाऊंगी तो 2 किलो ज्यादा रॉ मटेरियल लगेगा, ठीक है, 2 घंटे का ज्यादा लेबर लगेगा, और मेरे मान लो 10 रुपए के ज्यादा एक्सपेंसेस लगेंगे। तो ये सारी चीजें जो मेरी वेरिएबल नेचर के एक्सपेंसेस होते हैं, जो कि मेरे डायरेक्टली यूनिट ऑफ प्रोडक्शन के इंक्रीज पे डिपेंडेंट होते हैं, वो हो गए मेरे मार्जिनल कॉस्ट, यानी कि वो हो गया मेरा वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, सो वेरिएबल कॉस्ट का डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है वॉल्यूम के साथ। जैसे मेरा वॉल्यूम इंक्रीज होगा, मेरी वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज होगी, बट मेरी फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो कांस्टेंट रहेगी irrespective of volume of production. Hence marginal cost is measured by the total variable cost attributable to 1 unit. This is important. Total variable cost attributable to 1 unit, या फिर incremental cost of production due to 1 unit increase in the production. ठीक है, ये वही एग्जाम्पल है, 10 यूनिट्स बना रहे हैं और फिर 11 यूनिट्स बना रहे हैं, 10 यूनिट्स पे 10,000, 11 यूनिट्स पे 10,500, तो क्या हुआ मेरा मार्जिनल कॉस्ट 11th यूनिट का, यानी कि 1 एक्स्ट्रा यूनिट का 500 रुपीज, विच इज अ डिफरेंस ऑफ 10,500 एंड 10,000। सो हम प्रिसाइसली ये बोल सकते हैं कि मेरी मार्जिनल कॉस्ट जो है वो प्राइम कॉस्ट और वेरिएबल ओवरहेड्स का सम होती है। प्राइम कॉस्ट मतलब क्या हुआ? मेरी डायरेक्ट मटेरियल, मेरा डायरेक्ट लेबर, मेरे डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड मेरे वेरिएबल ओवरहेड्स साथ मिलकर के ये सारी मेरी टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो होती है, दिस इज ओनली माय मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, क्विकली लेट्स सी कि क्या डिफरेंस होता है इन द डायरेक्ट कॉस्ट एंड द मार्जिनल कॉस्ट। सो डायरेक्ट कॉस्टिंग क्या होती है? डायरेक्ट कॉस्टिंग मतलब जितनी भी डायरेक्ट कॉस्ट मेरी प्रोडक्ट से रिलेटेड है, जो कि डायरेक्ट नेचर है, जो कि डायरेक्टली उस प्रोडक्ट से ट्रेसेबल है, ठीक है, उन सारी कॉस्ट को जब मैं एक्यूमुलेट करती हूँ और कॉस्ट निकालती हूँ, दैट इज व्हाट इज माय डायरेक्ट कॉस्टिंग। बट मार्जिनल कॉस्टिंग में नेवर फॉरगेट, इट इज ऑलवेज कि एक यूनिट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज होने से जो इंक्रीज हो रहा है, जो इंक्रीमेंटल कॉस्ट लग रही है, दैट इज माय मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, सो टोटल वेरिएबल कॉस्ट एट्रीब्यूटेबल टू 1 यूनिट, दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, बहुत सारे और भी कंफ्यूजिंग कॉस्टिंग के मेथड्स होते हैं। एक हो गया हमारा डिफरेंशियल कॉस्टिंग, एक हो गया इंक्रीमेंटल कॉस्टिंग, एक हो गया मार्जिनल कॉस्टिंग। सो इन तीनों में बेसिकली क्या डिफरेंस होता है, एक बार वो समझ लेते हैं। सो डिफरेंशियल कॉस्टिंग की अगर मैं बात करूं, सो डिफरेंशियल कॉस्टिंग, व्हाट डज द वर्ड सजेस्ट? डिफरेंस, जो भी मेरा डिफरेंस आ रहा है, किस चीज में डिफरेंस आ रहा है? किसी भी दो प्रोडक्शन लेवल्स में, से 500 यूनिट्स एंड से 1000 यूनिट्स में जो मेरा डिफरेंस आ रहा है, चाहे वो इंक्रीज हो रहा हो चाहे वो डिक्रीज हो रहा हो, दैट डजंट मैटर। ठीक है, सो इट इज आइदर इंक्रीज और डिक्रीज इन कॉस्ट, इट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट ऑफ टू प्रोडक्शन लेवल्स। ओके, देन इंक्रीमेंटल कॉस्टिंग क्या होती है? इंक्रीमेंटल, एज अगेन द वर्ड सजेस्ट, पहले वाले में हम डिफरेंस की बात कर रहे थे, तो डिफरेंस तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। दूसरे वाले में हम इंक्रीमेंटल की बात कर रहे हैं, तो इट इज ऑलवेज द इंक्रीज
the increase in the cost of production which is due to a change in the volume or the process. ठीक है, सो वॉल्यूम में अगर मेरे चेंज हो रहा है या फिर मेरे प्रोसेस में चेंज हो रहा है, यहाँ पे हम सिर्फ प्रोडक्शन लेवल्स की बात कर रहे थे, यहाँ हम वॉल्यूम और प्रोसेस दोनों की बात कर रहे हैं. ठीक है, ये एक यूनिट चाहे इंक्रीज हुआ हो या फिर टोटल वॉल्यूम मेरी इंक्रीज हुई, मतलब 500 से 501 यूनिट हुआ हो या 500 से 1000 यूनिट हुआ हो, जो भी मेरी इंक्रीमेंटल कॉस्टिंग है दैट इज माय इंक्रीमेंटल कॉस्टिंग. ठीक है, जो मेरा इंक्रीज्ड अमाउंट है. थर्ड थिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग होती है. दिस इज ऑल्सो टाइप ऑफ इंक्रीमेंटल कॉस्टिंग, लेकिन यहाँ पे हम 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्शन को कंसिडर करते हैं. सो इट इज इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दैट अराइजेस फ्रॉम इंक्रीज इन 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्शन. तो मैं बार बार कुछ दो चीजों को यूज कर रही हूँ जब भी मैं मार्जिनल कॉस्टिंग की बात कर रही हूँ. क्यों यूज कर रही हूँ? क्योंकि एग्जाम में ये यूज करना जरूरी है. इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड अदर थिंग इज फ्रॉम इंक्रीज इन 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्शन. ठीक है, नेक्स्ट चीज, जो मेरी टोटल वेरिएबल कॉस्ट है विच इज एट्रीब्यूटेबल टू 1 यूनिट. तो दिस इज ऑल्सो व्हाट इज माय मार्जिनल कॉस्टिंग. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन डिफरेंशियल, इंक्रीमेंटल एंड मार्जिनल कॉस्टिंग. ठीक है, हमने इसको भी ऑलरेडी कवर किया था स्टडी मैट से, बट ये मैं आपको सिर्फ एक ब्रीफ में बता रही हूँ कि ये क्या होता है. ठीक है, then next thing, what is the difference between absorption costing and marginal costing? ठीक है, सो सबसे पहला डिफरेंस तो यही होता है कि भाई मैं मार्जिनल कॉस्टिंग में मार्जिनल कॉस्ट यानी कि वेरिएबल कॉस्ट को कंसिडर करती हूँ. मैं फिक्स्ड कॉस्ट को अपनी मार्जिनल कॉस्टिंग में कंसिडर नहीं करती हूँ. क्यों? क्योंकि मैं कंट्रीब्यूशन के बेसिस पे मार्जिनल कॉस्टिंग करती हूँ. मैं सिंस मैं वेरिएबल कॉस्ट को कंसिडर करती हूँ, तो जब मेरे को अपना मार्जिनल कॉस्टिंग के हिसाब से प्रॉफिट निकालना है तो मैं सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट निकालती हूँ, जो कि मेरा कंट्रीब्यूशन होता है. तो मैं कंट्रीब्यूशन मार्जिन के बेसिस पे अपनी मार्जिनल कॉस्टिंग करती हूँ. लेकिन अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के केस में, जैसे मैं नॉर्मली अपने फाइनेंशियल अकाउंट्स में करती हूँ, तो मैं सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स्ड कॉस्ट करके अपना ग्रॉस मार्जिन, नेट मार्जिन निकालती हूँ और उसके बेसिस पे मैं करती हूँ. तो क्या फर्क हुआ? सबसे पहला कि मैं अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट जो कि बोथ चाहे डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो, फिक्स्ड और वेरिएबल में दोनों लेती हूँ. ठीक है, ये मैं किसके लिए बात कर रही हूँ? प्रोडक्ट कॉस्ट निकालने के लिए या फिर इन्वेंट्री वैल्यूएशन करने के लिए. दोनों ही चीजों के लिए अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के केस में मैं फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट दोनों कंसिडर करती हूँ. ठीक है, अब अच्छा, मार्जिनल कॉस्टिंग में मैं सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को यूज करती हूँ, जिसको मैं डायरेक्टली एसोसिएट कर सकती हूँ अपने प्रोडक्ट से. ठीक है, दूसरी चीज, मेरा जो प्रॉफिट है वो मार्जिनल के केस में लोअर होता है. सॉरी, मेरा अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के केस में जो प्रॉफिट है वो लोअर होता है. ठीक है, मार्जिनल से कंपैरेटिवली मेरा लोअर होता है. क्यों लोअर होता है? क्योंकि यहाँ पे मैं फिक्स्ड कॉस्ट को भी कंसिडर करती हूँ, तो यहाँ पे तो मैं प्रॉफिट के बेसिस पे वैल्यू कर रही हूँ, राइट. और यहाँ पे मेरा ऑफ कोर्स अब्जॉर्प्शन से ज्यादा होता है, क्योंकि मैं यहाँ पे खाली वेरिएबल कॉस्ट को ही कंसिडर कर रही हूँ. तो मैं सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट करती हूँ. यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स्ड कॉस्ट कर रही हूँ. तो यहाँ पे मैं ग्रॉस मार्जिन से इवैल्यूएट कर रही हूँ और यहाँ पे मैं कंट्रीब्यूशन मार्जिन से इवैल्यूएट कर रही हूँ. Another big difference between both of these are कि absorption costing के केस में मैं functions के हिसाब से क्लासिफिकेशन करती हूँ. मैं प्रोडक्शन ओवरहेड्स, सेलिंग ओवरहेड्स, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स दिखाती हूँ. ठीक है, क्योंकि फंक्शन के हिसाब से मुझे करना है, मुझे सारी वेरिएबल और सारी फिक्स कॉस्ट लेनी है. तो मुझे कोई वो नहीं है कि मैं उसको अलग अलग वेरिएबल कंपोनेंट को अलग करूँ, फिक्स्ड कंपोनेंट को अलग करूँ, बिकॉज मुझे सारी ही कॉस्ट को उसमें से डेबिट करना है, उसमें से माइनस करना है. ठीक है, बट यहाँ पे क्या होता है मार्जिनल कॉस्टिंग में, सिंस मेरे को फिक्स कंपोनेंट हटा के अलग करना होता है और मुझे खाली वेरिएबल कॉस्ट को ही कंसिडर करना होता है, इसलिए मैं क्लासिफिकेशन करती हूँ फिक्स्ड में और वेरिएबल में. ठीक है, तो मैं सारे फिक्स्ड कॉस्ट का अलग क्लासिफिकेशन करती हूँ, वेरिएबल कॉस्ट का अलग क्लासिफिकेशन करती हूँ. देन नेक्स्ट थिंग इज, अगर एक ऐसा केस आता है, अगर एक ऐसी सिचुएशन आती है जहां पे अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के केस में
मेरा क्लोजिंग स्टॉक मेरे ओपनिंग से ज्यादा हो रहा है, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ होगा कि मेरा क्लोजिंग स्टॉक मेरे ओपनिंग स्टॉक से ज्यादा हो रहा है? इसलिए क्योंकि शायद मैंने प्रोडक्शन ज्यादा कर दी थी और मैंने सेल कम की है, ठीक है। सो माय प्रोडक्शन वाज इंक्रीज्ड एंड माय सेल वाज रिड्यूस्ड, दैट इज व्हाई माय क्लोजिंग स्टॉक हैज इंक्रीज्ड, ओके। सो प्रॉफिट इस केस में हमारा ज्यादा होगा। प्रॉफिट इस केस में अगर ऐसा सिनेरियो है कि मेरा क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा आ रहा है, तो इस केस में मेरा प्रॉफिट ज्यादा होगा, क्योंकि जो मेरा फिक्स्ड कॉस्ट है विच इज अ पार्ट ऑफ माय क्लोजिंग स्टॉक, वो तो मेरा नेक्स्ट पीरियड में कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, राइट। उसकी जो कॉस्ट है, जो मेरे फिक्स्ड कॉस्ट की जो मेरे खर्चे हैं, वो तो मेरा नेक्स्ट पीरियड में कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, बिकॉज दैट इज अ पार्ट ऑफ माय क्लोजिंग स्टॉक। सी बिकॉज मेरे क्लोजिंग स्टॉक में हर टाइप की कॉस्ट होगी, राइट। वेरिएबल कॉस्ट भी होगी, फिक्स्ड कॉस्ट भी होगी। तो वो जो एक हैवी अमाउंट ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट है विच इज अ पार्ट ऑफ माय क्लोजिंग स्टॉक, दैट विल बी कैरीड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट पीरियड just because it is a part of the closing stock and it has not been sold. That is why मेरा इस बार का जो प्रॉफिट आएगा वो ज्यादा आएगा, ठीक है। सेम वे इसी का वाइस वर्सा होगा हमारे मार्जिनल कॉस्ट के केस में, ठीक है। कल हमने क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक का भी कवर किया था। अच्छा, अब एक बार देख लेते हैं कि प्रॉफिट स्टेटमेंट मार्जिनल कॉस्टिंग के अंडर मेरी प्रॉफिट स्टेटमेंट कैसी दिखती है। सो मेरा रेवेन्यू आया, ठीक है। फिर मेरे प्रोडक्ट से रिलेटेड जो कॉस्ट आ रहे हैं वो आ गए सारे। ये क्या आ गया, मेरा डायरेक्ट मटेरियल आ गया, मेरा डायरेक्ट लेबर आ गया, मेरा डायरेक्ट एक्सपेंसेस आ गया, वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स आ गए। फिर मेरे प्रोडक्ट के इन्वेंटोरिएबल कॉस्ट क्या हुए, ये मेरे प्रोडक्ट एंड इन्वेंटोरिएबल कॉस्ट आ गए। प्रोडक्ट कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ गया, ठीक है। मेरे रेवेन्यू माइनस मेरे जो भी ये मेरे प्रोडक्ट के कॉस्ट मैंने निकाले थे, इसको माइनस करके मेरा प्रोडक्ट का कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ गया, क्योंकि ये सारे के सारे मेरे वेरिएबल नेचर के ही थे। सो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन होता है, राइट। सो ये मेरे प्रोडक्ट का कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ गया। फिर मैंने वेरिएबल एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स और वेरिएबल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स को भी कंसिडर किया, तो मेरा फाइनल कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ गया, ठीक है। ये है मेरा जो मैंने कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट किया एज पर मार्जिनल कॉस्टिंग। अब इसमें आप देखोगे मैंने खाली वेरिएबल नेचर के ही लिए हैं सारे। फिक्स नेचर के जो है उसको मैंने पीरियड कॉस्ट माना है। पीरियड कॉस्ट मतलब कि इट इज डिपेंडेंट ऑन द पीरियड, एक साल की इतनी है, ठीक है, 2 साल की इतनी है। तो जितने भी टाइम पीरियड का आप बना रहे हो उतने पीरियड की आपकी फिक्स्ड कॉस्ट यहाँ पे आके डेबिट हो जाती है। बट जो ऊपर वाले सारे हैं वो सारे मेरे प्रोडक्ट डिपेंडेंट कॉस्ट है। मेरी प्रोडक्ट अगर मेरे यूनिट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा तो वैसे ही मेरी ये सारी ऊपर वाली कॉस्ट जो कि कंट्रीब्यूशन मार्जिन तक आ रही है वो सारी मेरी इंक्रीज हो जाएंगी, ठीक है। सो फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस एंड फिक्स्ड नॉन मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस आर माय पीरियड कॉस्ट इन केस ऑफ योर मार्जिनल कॉस्टिंग, ठीक है। फिर मेरा प्रॉफिट एंड लॉस निकल के आएगा, ओके। सो प्रोडक्ट इन्वेंटोरिएबल कॉस्ट क्या होती है? ऐसी कॉस्ट विच आर एसोसिएटेड विद द परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स, डायरेक्टली उस प्रोडक्ट के बेचने या उसको खरीदने से रिलेटेड जो भी मेरे खर्चे लगे हैं, दैट इज अ पार्ट ऑफ माय प्रोडक्ट कॉस्ट, ठीक है। सो इन द प्रोडक्शन सिनेरियो such costs are associated with the acquisition and conversion of materials and all other manufacturing inputs. उस मटेरियल को यहाँ से लेकर के यहाँ तक, उस मटेरियल को रॉ मटेरियल से लेकर के फिनिश गुड्स बनाने तक मेरे जो भी खर्चे लग रहे हैं, ठीक है, जो भी मेरे चाहे वो कन्वर्जन कॉस्ट हो या फिर मेरी वो एक्विजिशन कॉस्ट हो, ठीक है, या फिर वो कुछ भी मेरे मैन्युफैक्चरिंग इनपुट्स हो इनटू फिनिश प्रोडक्ट्स को उसको सेलेबल बनाने के लिए, ठीक है, तो वो सारे क्या हो गए, मेरे प्रोडक्ट कॉस्ट का पार्ट हो गए। Hence, under marginal costing, variable manufacturing cost constitute the inventoriable or product cost. So, इसी वजह से जो मेरी variable manufacturing cost है, वो मेरे product cost का part होती है, ठीक है, क्योंकि वो मेरे production से related overheads हैं. Then नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन मार्जिनल कॉस्टिंग इज हम बिकॉज कंट्रीब्यूशन के बेसिस पे पूरा अपना कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। सो कंट्रीब्यूशन या कंट्रीब्यूशन मार्जिन क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन द सेल्स रेवेन्यू एंड माय टोटल वेरिएबल कॉस्ट। इसका जो भी डिफरेंस होगा वो आ जाएगा मेरा कंट्रीब्यूशन मार्जिन, ठीक है। एंड मैं सिर्फ और सिर्फ मतलब जब भी आपके दिमाग में मार्जिनल कॉस्टिंग का नाम आएगा साथ में आपके दिमाग में कंट्रीब्यूशन मार्जिन का नाम आना चाहिए,
क्योंकि दैट इज द बेस ऑफ दिस चैप्टर. एवरीथिंग इज डन ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रीब्यूशन. ठीक है. नेक्स्ट चीज हमारी पीरियड कॉस्ट के बारे में उन्होंने बताया, which are not assigned to the products but are charged as expenses against the revenue of the period in which they are incurred. ठीक है. सो प्रोडक्ट से रिलेटेड नहीं होते हैं, प्रोडक्ट कॉस्ट का पार्ट नहीं होते हैं, पीरियड कॉस्ट होते हैं. और जिस भी पीरियड के लिए हम बना रहे हैं स्टेटमेंट, उस पीरियड में जितना ही खर्चा लगा होता है हम उसको जाकर के अपने स्टेटमेंट में अकाउंट फॉर कर लेते हैं. ठीक है. अच्छा, नेक्स्ट CVP एनालिसिस क्या होता है? CVP एनालिसिस, as the name suggests, the full form is cost, volume and profit. So जो भी मेरी रिलेशनशिप है बिटवीन द कॉस्ट, जब मैं कॉस्ट की बात करती हूँ मार्जिनल कॉस्टिंग में, मैं वेरिएबल कॉस्ट की बात कर रही होती हूँ. ठीक है. सो वेरिएबल कॉस्ट में उसकी वॉल्यूम में कि वॉल्यूम इंक्रीज होने से वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज हो रही है, वॉल्यूम इंक्रीज होने से मेरी कंट्रीब्यूशन इंक्रीज हो रही है. ठीक है. सो कॉस्ट, वॉल्यूम एंड माय प्रॉफिट, इन तीनों में आपस में जो भी रिलेशनशिप होता है, इससे रिलेटेड जो भी आपस में इनके रिलेशंस की वजह से हमारे फॉर्मूलेज डिराइव होते हैं, वो सारे मेरे CVP एनालिसिस का पार्ट होते हैं. ठीक है. सो एक ये मैनेजरियल टूल होता है. मैनेजरियल टूल कैसे होता है? अब मान लो मेरे को ब्रेक इवन सेल्स निकालनी है. ठीक है. सो ब्रेक इवन सेल्स निकालने के लिए मैं कहीं ना कहीं फिक्स प्रॉफिट का फिक्स कॉस्ट का यूज करती हूँ, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट का यूज करती हूँ. सो मेरी फिक्स्ड कॉस्ट कंट्रीब्यूशन पर यूनिट का रिलेशनशिप एक तरीके से मुझे ये बताता है कि मेरा ब्रेक इवन सेल्स कितना है. सो जो भी मेरे ऐसे परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस बनते हैं बिटवीन कॉस्ट, वॉल्यूम एंड प्रॉफिट, उस परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस को लगा करके मेरी मैनेजमेंट कुछ फॉर्मूलेज यूज करके, डिराइव करके कुछ फॉर्मूलेज यूज करके ये पता करती है कि कितनी मेरी ब्रेक इवन आ रही है, मतलब ब्रेक इवन मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन में कितने यूनिट्स आ रहे हैं. ठीक है. मेरी मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितनी है, मेरा कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितना है, मेरा प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो कितना है. सो काफी सारी ऐसी चीजें होती है. तो ये सब क्या है? बेसिकली ये फॉर्मूलाज आर अ टूल फॉर द मैनेजमेंट टू मेक प्रॉपर डिसीजंस. ठीक है. उनको पता चलता है कि अच्छा मेरी 50% कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ रही थी, अच्छा अब मेरी 60% आ रही है, अब मेरी 80% आ रही है. ठीक है. सो relationship between various ingredients of profit planning, that is cost, that is selling price and my volume of activity. As the name suggests, CVP analysis is the analysis of three variable: cost, volume and profit. Such an analysis explores the relationship between cost, revenue, activity level and the resulting profit. It aims at measuring variations in cost and volume. ठीक है. कॉस्ट और वॉल्यूम में जो भी मेरे वेरिएशंस आ रहे हैं उसको मेजर करने की कोशिश करता है मेरा CVP एनालिसिस का टूल, मैनेजरियल टूल. ठीक है. सो तीन जो इसके मेन एलिमेंट्स है वो मेंशन करना जरूरी है. और दूसरी चीज, इट इज अ मैनेजरियल टूल जो कि रिलेशनशिप दिखाता है इन तीन चीजों में. आई थिंक ये चीजें मेंशन करोगे, यू आर गुड टू कोट CVP एनालिसिस. So, हमने मार्जिनल कॉस्ट इक्वेशन को भी कवर किया था. मार्जिनल कॉस्ट इक्वेशन क्या हुई मेरी? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट. ठीक है. सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज माय कंट्रीब्यूशन. सो मार्जिनल कॉस्ट जैसा कि मैंने कहा था वो दिमाग में जैसे ही आता है कंट्रीब्यूशन दिमाग में आता है. ठीक है. कंट्रीब्यूशन दिमाग में आता है तो क्या आता है? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट. या फिर कंट्रीब्यूशन दिमाग में आता है तो क्या आता है? वेरिएबल कॉस्ट. ठीक है. और कंट्रीब्यूशन निकालते कैसे? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट. और अल्टीमेटली जब मैंने सेल्स में से, अब मेरा सेल्स क्या होता है? सेल्स में मेरा प्रॉफिट घुसा हुआ है. ठीक है. सेल्स में मेरे सारा कॉस्ट घुसा हुआ है. कॉस्ट के मेरे दो एलिमेंट्स मैंने डिवाइड किए, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट. तो बेसिकली माय सेल कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट एंड माय प्रॉफिट. ठीक है. अब इस सेल्स में से, जिसमें तीन कंपोनेंट्स इंक्लूडेड है, वेरिएबल, फिक्स्ड एंड प्रॉफिट, अब इसमें से आप वेरिएबल निकाल दो तो क्या बचेगा? फिक्स्ड कॉस्ट बचेगा और प्रॉफिट बचेगा. ठीक है. सो ये फिक्स्ड कॉस्ट और प्रॉफिट बेसिकली मेरा कंट्रीब्यूशन होता है. क्यों? क्योंकि सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज माय कंट्रीब्यूशन. एंड कंट्रीब्यूशन के लिए क्या क्या एलिमेंट्स बचे मेरे पास? फिक्स्ड कॉस्ट एंड प्रॉफिट. ठीक है. सो दिस इज अबाउट द मार्जिनल कॉस्ट इक्वेशन. देन मेरा ये सब बताया उन्होंने कि व्हाट डिनोट्स व्हाट ऑल. ठीक है. सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट इज माय कंट्रीब्यूशन, उसमें से मैं फिक्स्ड कॉस्ट और हटा दूंगी तो मेरा प्रॉफिट आ जाएगा.
कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो यानी कि प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। हर क्वेश्चन में पीवी रेशियो तो दिया ही होता है या पीवी रेशियो निकालना होता है, ठीक है। सो पीवी रेशियो, व्हाट इज पीवी रेशियो? प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, ठीक है। सो द रिलेशनशिप बिटवीन द प्रॉफिट एंड द वॉल्यूम। अच्छा, the proportion of sales available to cover fixed cost and my profit. So अब मेरा पीवी रेशियो क्या होता है? जो भी मेरी सेल्स, अगर वो मेरी सेल्स है वो मेरे फिक्स्ड कॉस्ट और प्रॉफिट को कवर कर लेती है, सो जिस भी प्रपोर्शन में मेरी सेल्स मेरे फिक्स्ड कॉस्ट और प्रॉफिट को कवर कर लेती है वो हुआ मेरा प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, ठीक है। तो कंट्रीब्यूशन रिप्रेजेंट, अच्छा फिक्स्ड कॉस्ट और प्रॉफिट को कवर कर लेती, फिक्स्ड कॉस्ट और प्रॉफिट मेरा क्या होता है? फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट मेरा क्या होता है? मेरा कंट्रीब्यूशन होता है। सो बेसिकली हम ये भी कह सकते हैं ना कि जो भी सेल्स का प्रपोर्शन मेरा कंट्रीब्यूशन कवर कर लेता है, दैट इज माय प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, राइट। So contribution represents the sales revenue after deducting your variable cost. This ratio is usually expressed in terms of percentage. PV ratio, contribution divided by sales into 100, या फिर change in contribution divided by change in sales into 100. All of a sudden ICI gives a question जिसमें वो सिर्फ चेंजेस दिख रहे हैं कि कितने कितने चेंजेस हुए, एंड दे आस्क यू टू कैलकुलेट द पीवी रेशियो। वी गेट कंफ्यूज्ड बिकॉज हमें सिर्फ यही याद है कि यार कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100 पीवी रेशियो होता है, बिकॉज वही मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में फॉलो होता है। लेकिन जब आप अपने कॉन्सेप्ट एंड फॉर्मूला रजिस्टर बना रहे हो और आप उसको एग्जॉस्टिव बना रहे हो, आप उसमें सारे फॉर्मूलेज लिख रहे हो, चाहे वो नॉर्मल ब्रेक इवन सेल्स का फॉर्मूला हो या फिर वो अब नॉर्मल या अनयूज्ड या बहुत ही कम यूज्ड फॉर्मूला हो, everything has to be a part of your concept and formula register because that is a formula. So then you get confused कि यार ये तो हमने कभी किया ही नहीं कि इस केस में कैसे निकालेंगे, ठीक है। सो ये पूरी पीपीटी ही बेसिकली मेरा कॉन्सेप्ट एंड फॉर्मूला रजिस्टर है मेरे मार्जिनल कॉस्टिंग के चैप्टर के लिए, ठीक है। ओके, then moving on to break even analysis. What is break even? इवन ब्रेक करना, ठीक है, मतलब कि एक ऐसी सिचुएशन में आ जाना जहां पे मेरी कंपनी को ना तो कोई प्रॉफिट हो रहा है ना तो कोई लॉस हो रहा है। सो नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन इज माय ब्रेक इवन सिचुएशन। ब्रेक इवन पॉइंट भी हो सकता है इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स, ब्रेक इवन वैल्यू भी हो सकती है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ INR इतना, ठीक है। सो जहां पे जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे मेरी जितनी टोटल कॉस्ट है वो मेरी कॉस्ट मेरे अपने सेल्स से इक्वल हो जाएगी, isn't that my break even? जब my revenue is equal to my cost, isn't that my break even? क्यों? क्योंकि मेरे को यहाँ पे इस सूरत में इस पॉइंट पे कोई भी प्रॉफिट नहीं हो रहा है, ठीक है। सो अगर मैं दो तरीके से मैं ब्रेक इवन को कैलकुलेट कर सकती हूँ, कंप्यूट कर सकती हूँ। ये एक तो हो गया मेरा एल्जेब्रिक कंप्यूटेशन जिसमें मेरा एक फॉर्मूला दिया हुआ है, उसके बेसिस पे मैं ब्रेक इवन निकालती हूँ। दूसरा है मेरा ग्राफिक प्रेजेंटेशन जिसमें मैं ग्राफ पे प्लॉट करके ये निकालती हूँ कि मेरा ब्रेक इवन क्या है। जब मैं ग्राफ पे प्लॉट करूंगी तो जिस भी पॉइंट पे मेरी कॉस्ट और मेरी सेल्स मीट करती है यानी कि इक्वल होती है, दैट इज माय ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है। अगर मैं एल्जेब्रिक कंप्यूटेशन की बात करूं, सो एल्जेब्रिक कंप्यूटेशन के हिसाब से मेरी फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय माय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इज द पॉइंट जहां पे मैं ब्रेक इवन करती हूँ, ठीक है। मतलब एक ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम पे जहां पे मेरा जो कंट्रीब्यूशन है वो पूरा मेरी फिक्स्ड कॉस्ट को कवर कर ले जाएगा, दैट इज द पॉइंट जहां पे मैं ब्रेक इवन करूंगी, ठीक है। अच्छा, इसी का एक दूसरा होता है कैश फिक्स्ड कॉस्ट। कैश फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय माय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। सो कैश फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है? ऐसी फिक्स्ड कॉस्ट जो कि हमने एक्चुअली में कैश में पे करी है, ठीक है। इट इज नॉट अ नॉन कैश एक्सपेंडिचर। फॉर एग्जांपल डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंडिचर, तो उसको मैं अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर मेरे को कैश ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है
तो मैं उसको यूज नहीं करूंगी। ठीक है, क्वेश्चन आता है नॉर्मल ब्रेक इवन पॉइंट पे ही आता है, अनयूजुअल सिचुएशन में आ सकता है कि कैश ब्रेक इवन पॉइंट पे वो क्वेश्चन दे दे, तो उसमें वो आपको कुछ नॉन कैश एक्सपेंडिचर्स का नाम बताएंगे कि डेप्रिसिएशन इतना था, या फिर कोई भी फॉर दैट मैटर एनी नॉन कैश एक्सपेंडिचर दैट यू हैव इनकर्ड, उसका वो नाम बताएंगे, देन यू नीड टू कैलकुलेट द कैश ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, सो ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स, मेरा फिक्स्ड कॉस्ट जब जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं मेरा कंट्रीब्यूशन मेरा फिक्स्ड कॉस्ट कवर कर ले जाएगा। ठीक है, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट तो ऑलरेडी मैं उसको कवर कर चुकी हूँ, उसको मैं ले चुकी हूँ, अकाउंट फॉर कर चुकी हूँ, बट मेरा फिक्स्ड कॉस्ट भी कवर हो जाए, तो दैट इज व्हेन आई विल एक्चुअली ब्रेक इवन। ठीक है, मल्टी प्रोडक्ट ब्रेक इवन एनालिसिस क्या होता है, कई बार मुझे 2 से 3 प्रोडक्ट्स का ब्रेक इवन करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है, क्योंकि मुझे जो फिक्स्ड कॉस्ट दी हुई है वो तो मेरे को इकट्ठी दी हुई है, फिक्स्ड कॉस्ट सबकी। ठीक है, तो इस केस में मुझे क्या करना पड़ेगा, मल्टी प्रोडक्ट ब्रेक इवन करना पड़ेगा, मल्टी प्रोडक्ट का ब्रेक इवन पॉइंट निकालना पड़ेगा। ठीक है, so where more than one product is manufactured by using a common fixed cost, the break even point formula needs some adjustments. So fixed cost तो common है तुम्हारी, ठीक है, तो फिक्स कॉस्ट और तुम्हें एक ही ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है, तो फिक्स कॉस्ट तो हम जो कॉमन है वो डाल देंगे, बट जो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है वो मान लो 3 प्रोडक्ट्स है ए बी और सी, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट को हमें कुछ वेट्स लेकर के या कुछ प्रोपोर्शन में हमें उसको आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और एक एवरेज आउट कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालना पड़ेगा। ठीक है, सो देयर इज सम बेसिस, वो बेसिस वो प्रोपोर्शन जो होता है उसको हम कहते हैं विच आर द वेट्स गिवन टू ए बी एंड सी। ए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, उसको मैंने 8 का वेट दिया है आउट ऑफ मान लो 10। ठीक है, और मैंने बी और सी को 1 का दिया, सो 8 1 एंड 1 आउट ऑफ 10, सो 8/10 होगा मेरा वेट विच इज गिवन टू माय प्रोडक्ट ए। ठीक है, so the break even point formula needs some adjustments. The contribution is calculated by taking weights for the products. The weights may be of sales mix quantity, किसी भी चीज का हो सकता है वो वेट, डिपेंडिंग अपॉन क्वेश्चन में क्या दिया है क्या बोला गया है। तो सेल्स की क्वांटिटी, अगर मैं सबसे ज्यादा प्रोडक्ट एक को बेच रही हूँ 10,000 और 2,000 और 2,000, ठीक है, तो इट विल बी 10/14, इट विल बी 2/14 और 2/14, राइट, उन सबका टोटल, देन सेल्स मिक्स वैल्यू के बेसिस पे भी मैं वेट दे सकती हूँ। ठीक है, देन कम्स माय ब्रेक इवन चार्ट। So before I go to break even chart, कल वो ब्रेक इवन था यूनिट्स में कि मतलब इतनी मिनिमम सेल्स कर लो वरना बिजनेस शटडाउन करना पड़ जाएगा क्योंकि लॉसेस शुरू हो जाएंगे। राइट, करेक्ट, बिल्कुल, मतलब ब्रेक इवन पॉइंट को भी अगर मेरी कंपनी ब्रीच कर देती है तो मेरी लॉस सिचुएशन स्टार्ट हो गई ना। ठीक है, अब मेरे को ये था कि भाई 10,000 यूनिट्स अगर मैं मैन्युफैक्चर करूंगी तो मैं अपने फिक्स्ड कॉस्ट को भी कवर कर लूंगी, ठीक है, और मेरी वेरिएबल कॉस्ट को भी मैं कवर कर लूंगी। बट इफ anything goes below 10,000 units, then I will enter into my loss situation and my business will stop running because it will be a loss situation for me. So what should I do? What is the minimum level of production that I should follow? ठीक है, जिससे मेरा no profit no loss situation में मैं रहूं एटलीस्ट, मतलब मैं एटलीस्ट मार्केट से बाहर जाने की कंडीशन में ना आ जाऊं। ठीक है, ओके, सो ठीक है, सो हम ये चार्ट देखते हैं, ये ब्रेक इवन चार्ट देखते हैं। सो अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिए हुए मेरे नंबर ऑफ यूनिट्स, ठीक है, और यहाँ पे मुझे दिया हुआ है मेरा रेवेन्यू। एक सेकेंड, हाँ, तो यहाँ पे मेरे नंबर ऑफ यूनिट्स दिए हुए हैं, ठीक है, और यहाँ पे मेरा दिया हुआ है कि मैंने फिगर्स दे दिए, कॉस्ट के फिगर्स मैंने दे दिया यहाँ पे। ठीक है, अब सब मैंने यहाँ पे क्या क्या चीजें प्लॉट करी है कि भाई मेरी फिक्स्ड कॉस्ट, तो मेरी फिक्स्ड कॉस्ट है, मतलब 2 लाख रुपए ही मैंने इनकर करने हैं। ठीक है, तो मैंने ये 2 लाख रुपए से चाहे मैं 400 यूनिट बनाऊं, चाहे मैं 800 बनाऊं, चाहे 1200 बनाऊं, चाहे 1600 बनाऊं, मेरे 2 लाख रुपीज तो इनकर होने ही होने हैं फिक्स्ड कॉस्ट के। ठीक है, नेक्स्ट चीज,
मैं प्लॉट करूंगी अपनी सेल्स रेवेन्यू की लाइन। जैसे जैसे मेरे नंबर ऑफ यूनिट्स इंक्रीज हो रहे हैं वैसे वैसे मेरी सेल्स रेवेन्यू इंक्रीज होती जा रही है, राइट? ठीक है। टोटल कॉस्ट की अगर मैं बात करूं, अगेन जैसे जैसे मेरे यूनिट्स इंक्रीज होते जा रहे हैं मेरी टोटल कॉस्ट इंक्रीज होती जा रही है। अब अगर आपने एक चीज नोटिस करी हो तो मेरी टोटल कॉस्ट का स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ पे है? मेरी टोटल कॉस्ट का स्टार्टिंग पॉइंट है मेरा फिक्स्ड कॉस्ट। क्यों? क्योंकि भाई चाहे 0 लेवल हो चाहे 1600 लेवल हो, फिक्स्ड कॉस्ट तो मेरी इनकर होनी ही होनी है ना? तो ये 2 लाख की मेरी फिक्स्ड कॉस्ट है जहां से मेरा टोटल कॉस्ट का ग्राफ मेरा स्टार्ट होता है, राइट? एग्जैक्टली 0 यूनिट्स पर भी मेरी फिक्स्ड कॉस्ट इनकर होनी ही है। तो ये मैंने सारी चीजें प्लॉट कर ली। अब मुझे बताओ कि भाई ब्रेक इवन पॉइंट कैसे निकालोगे? At a situation where my total cost equals my sales revenue is the point which is my break even point where my company breaks even। ठीक है, जहां पे कोई भी प्रॉफिट या कोई भी लॉस मुझे नहीं होगा क्योंकि मैंने जितना लगाया पैसा उतना पैसा उधर से मैंने रिकवर कर लिया। दैट्स इट, nothing extra was recovered, nothing less was recovered. So this is how मैं graphically अपना break even point निकाल सकती हूँ कि मैंने टोटल कॉस्ट और सेल्स रेवेन्यू और फिक्स्ड कॉस्ट को प्लॉट कर लिया। फिक्स्ड कॉस्ट प्लॉट कर लिया पहले, उससे मैंने टोटल कॉस्ट की लाइन निकाल दी, फिर उसके बाद मैंने सेल्स रेवेन्यू प्लॉट कर दिया, जहां पे दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं दैट इज माय ब्रेक इवन पॉइंट। अब भाई ब्रेक इवन पॉइंट हम निकाल रहे हैं, हम मार्जिनल कॉस्टिंग की बात कर रहे हैं, तो वेरिएबल कॉस्ट तो यहाँ पे आ ही नहीं रही है। तो ये एक इस कन्वेंशनल मेथड का ये एक चैलेंज था कि भाई मैं अपने ग्राफ में प्लॉटिंग तो हर चीज कर रही हूँ बट इट शुड ऑल्सो शो, दिस ग्राफ शुड ऑल्सो शो कि मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है। कंट्रीब्यूशन पता करने के लिए सेल्स तो है मेरे पास लेकिन वेरिएबल कॉस्ट कहाँ है इस ग्राफ में? सो ये एक थोड़ा मतलब ये मेथड एक कन्वेंशनल मेथड है जिसको उन्होंने थोड़ा सा इम्प्रोवाइज किया था बिकॉज दे वांटेड कि हमें कंट्रीब्यूशन भी उसी ग्राफ से दिख जाए जब मैं उस ग्राफ को देखूं। तो व्हाट दे डिड वाज, so they also plotted a line of your variable cost in the ग्राफ ताकि आप सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट से अपनी कंट्रीब्यूशन निकाल लो। ठीक है, एंड अगेन यहाँ पे ब्रेक इवन पॉइंट तो वही सेम चीज होगी कि ब्रेक इवन पॉइंट हमारा इंटरसेक्शन ऑफ माय सेल्स रेवेन्यू एंड माय टोटल कॉस्ट होता है। ठीक है, सो दिस इज द ब्रेक इवन सेल्स एंड दिस इज द ब्रेक इवन पॉइंट एज इन ब्रेक इवन नंबर ऑफ यूनिट्स। ठीक है, बस द ओनली डिफरेंस बिटवीन प्रीवियस एंड दिस वन इज कि उन्होंने वेरिएबल कॉस्ट की भी एक लाइन ऐड कर दी सो दैट वी कैन ऑल्सो सी कि कंट्रीब्यूशन कितना था। ओके, देन नेक्स्ट कमिंग टू, अच्छा ये एक थर्ड चार्ट है विच कैन बी कॉल्ड एज माय प्रॉफिट वॉल्यूम चार्ट। ठीक है, सो ये मेरा प्रॉफिट वॉल्यूम चार्ट है जिसे मैं ब्रेक इवन पॉइंट निकालूंगी। अब यहाँ पे मेरे नंबर ऑफ यूनिट्स आ रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे मेरा प्रॉफिट एंड लॉस आ रहा है। सो जिस भी पॉइंट ऑफ टाइम पे मेरा प्रॉफिट एंड लॉस 0 हो जाएगा दैट इज माय ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, तो अब मेरे को ये पता है कि भाई मेरा यहाँ पे जब मैं 0 यूनिट्स की बात कर रही हूँ तो मेरा जो लॉस जाएगा वो 2 लाख रुपए का जाएगा। क्यों? क्योंकि 0 यूनिट्स पे भी मैं फिक्स्ड कॉस्ट तो इनकर कर ही रही हूँ ना 2 लाख रुपए की। सो -200 विल बी द लॉस दैट आई विल इनकर जो मैं 0 यूनिट्स पे करूंगी। तो 0 एंड -200, तो दिस विल बी माई स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, दूसरी चीज यहाँ पे मेरे नंबर ऑफ यूनिट्स दिए हुए हैं, ठीक है, और मेरे को ये दिया हुआ है कि इस यूनिट पे इतना प्रॉफिट होगा। ठीक है, मान लो मुझे दिया है कि 1600 यूनिट पे यहाँ पे मेरे को 1 लाख का प्रॉफिट होगा, तो यहाँ पे मैंने अपना दूसरा पॉइंट प्लॉट कर दिया, फिर मैंने उसको किया आपस में ज्वाइन। जब मैंने ज्वाइन किया तो जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे, जिस पॉइंट पे मेरे को 0 प्रॉफिट 0 लॉस वाली सिचुएशन मिल रही है, मतलब कि ये मेरे एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, दिस इज द नंबर ऑफ यूनिट्स व्हिच इज माय ब्रेक इवन पॉइंट, जो मैंने सिंपली एक प्रॉफिट एंड वॉल्यूम चार्ट से निकाला है। ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो वन वे ऑफ कैलकुलेटिंग द ब्रेक इवन पॉइंट रादर देन कि मैं टोटल कॉस्ट और सेल्स रेवेन्यू की लाइंस को प्लॉट करूं, मैंने सीधे प्रॉफिट वॉल्यूम से निकाल लिया। ठीक है, ओके, देन मूविंग ऑन टू व्हाट इज योर मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या हुआ मेरा? एक ऐसा मार्जिन विच इज अ सेफ मार्जिन। अब व्हेन डू आई कॉल कि मेरा बिजनेस सेफ है?
मेरा बिजनेस तब सेफ होता है जब मैं अपने जितनी मैं कॉस्ट लगा रही हूँ, ठीक है, उतनी ही मेरे को रिटर्न में मिल रही है, उससे ज्यादा जब मुझे मिलने लग जाता है, देन माई बिजनेस इज सेफ। ठीक है, अब मुझे बंद नहीं करना पड़ेगा अपना बिजनेस। ठीक है, सो व्हाट इज दिस? दिस इज द मार्जिन ऑफ सेफ्टी। माई बिजनेस इज नाउ सेफ बिकॉज एटलीस्ट मैंने 50,000 लगाए थे और मेरे को 51,000, 52,000, 60,000, 70,000, 80,000, anything over and above that 50,000 is what I would say कि I am at least safe. ठीक है, so the difference between the expected level and the break even sales. So expected level of sales और break even sales में जो मेरा difference आ रहा है, ठीक है, आप मान लो अगर मैंने ये निकाला कि 50,000 की जब मैं सेल्स करूंगी तब जाकर के मेरा ब्रेक इवन अचीव होगा। ठीक है, और मैं एक्चुअल में कितनी कर रही हूँ? 1 लाख कर रही हूँ। सो व्हाट इज द सेफ्टी मार्जिन? 1 लाख माइनस 50,000, सो दैट 50,000 बफर जो मैं कमा रही हूँ, दैट इज माई सेफ्टी मार्जिन। ठीक है, सो एक्सपेक्टेड लेवल ऑफ सेल यानी कि 1 लाख एंड ब्रेक इवन सेल्स यानी कि मेरे एग्जांपल में 50,000। द लार्जर द मार्जिन ऑफ सेफ्टी द हायर इज द चांसेस ऑफ मेकिंग प्रॉफिट। जितना मेरा मार्जिन ऑफ सेफ्टी ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा मेरा चांसेस ऑफ मेकिंग द प्रॉफिट होगा। ठीक है, फिर ये एक एग्जांपल के बारे में उन्होंने रेफरेंस दिया है। So margin of safety can be calculated by identifying the difference between projected sales and break-even sales in units multiplied by the contribution per unit. So मेरे जो projected sales in units थी माइनस जो मेरी break-even sales in units थी, ठीक है, उसको मैंने डिफरेंस निकाला और उसको मैंने कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से मल्टीप्लाई किया तो मैं अपना मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकाल सकती हूँ। That is also one way of calculating my margin of safety. ठीक है, this is possible. ये क्यों possible हो पाता है? Because at the break even point, all the fixed cost, अच्छा, हमने जब break even पढ़ा था तो हमने ये पढ़ा था कि भाई ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट कर रहे हैं तो फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय माय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट या फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय माय पीवी रेशियो होता है। सो जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे मेरा पूरा फिक्स्ड कॉस्ट मैं भी कवर कर लेती हूँ, दैट इज माय ब्रेक इवन, राइट। सो यहाँ पे वो यही बता रहे हैं कि ब्रेक इवन पे तो मैं सारे फिक्स्ड कॉस्ट रिकवर कर लेती हूँ, तो उसके फर्दर ब्रेक इवन के ऊपर जो भी प्रॉफिट लगता है उस प्रॉफिट को जब मेरा कंट्रीब्यूशन कवर कर लेता है, वो पॉइंट या वो बफर या वो डिफरेंस मेरा मार्जिन ऑफ सेफ्टी होता है। सो एट द ब्रेक इवन पॉइंट ऑल द फिक्स कॉस्ट आर रिकवर्ड, ठीक है, हमें पढ़ चुके हैं, एंड एनी फर्दर कंट्रीब्यूशन गोज इनटू द मेकिंग ऑफ प्रॉफिट्स, और उसके फर्दर जो भी कंट्रीब्यूशन है मेरा वो मैं उससे अपना प्रॉफिट कमाने लगती हूँ। क्यों? क्योंकि ब्रेक इवन के ऊपर जा रही हूँ मैं, फिक्स्ड कॉस्ट ऑलरेडी रिकवर हो चुकी है मेरी। सो इसीलिए जो भी मैंने प्रॉफिट अर्न किया है, ठीक है, उसका कितना प्रपोर्शन या कितना मेरा कंट्रीब्यूशन उसको कवर कर रहा है, तो वो लेवल आ जाएगा मेरा मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ठीक है, सो प्रॉफिट डिवाइडेड बाय में पीवी रेशियो। पीवी रेशियो क्या होता है? वही होता है ना कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। तो एक तरीके से हम कंट्रीब्यूशन परसेंटेज की बात कर रहे हैं ना। ठीक है, so this was my margin of safety. Now this is the last concept of this chapter. फिर उसके बाद थोड़े से हम illustrations देखेंगे स्टडी मटेरियल के। so angle of incidence क्या होता है? so मैं आपको यहाँ से दिखाती हूँ इस ग्राफ से। ये मेरी टोटल कॉस्ट की लाइन थी, ये मैंने अपनी टोटल कॉस्ट की लाइन प्लॉट करी थी, और ये मेरी सेल्स की लाइन मैंने प्लॉट करी थी। ठीक है, अब जितना डिफरेंस जो मेरे टोटल कॉस्ट और सेल्स में, ठीक है, मेरे टोटल कॉस्ट और सेल्स में जितना भी यहाँ पे आप देखोगे डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, ये जो मेरा एंगल बन रहा है ये है मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, ब्रेक इवन अचीव करने के बाद, ब्रेक इवन अचीव करने के बाद जो मेरा बेसिकली जो मेरा मार्जिन ऑफ सेफ्टी होता है उसका जो मेरा एंगल बनता है, या फिर एंगल कह सकते हो आप कि किस रेट पे मैं प्रॉफिट कमा रही हूँ, जितना, अब जैसे अभी जो मुझे दिख रहा है ये एंगल है। ठीक है, सो दिस इज माय टोटल कॉस्ट एंड दिस इज माय सेल्स। ठीक है, सो दिस इज द एंगल दैट आई हैव, and this is the difference between, yeah, this angle is my
प्रॉफिट, ठीक है। अब अगर मैं ज्यादा प्रॉफिट कमा रही हूँ तो ये एंगल बढ़ जाएगा, राइट, मेरा सेल्स बढ़ जाएगा, ठीक है। अगर मैं और ज्यादा प्रॉफिट कमा रही हूँ मेरा एंगल और बढ़ जाएगा। सो द हायर द रेट ऑफ माई प्रॉफिट द ग्रेटर इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखो, दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस दैट आई एम टॉकिंग अबाउट, एंड लेट मी जस्ट टेक यू थ्रू कि the angle is formed by the intersection of sales line and total cost line at the break even point. This angle shows the rate at which profit is earned once the break even point is achieved. ब्रेक इवन क्या है मेरा, जहां पे ये दोनों टच कर रहे हैं, ब्रेक इवन पॉइंट अचीव हो गया, उसके बाद ये एंगल जितना वाइड होगा उतना प्रॉफिट का रेट ज्यादा होगा, क्योंकि उतना डिफरेंस ज्यादा होगा मेरे टोटल कॉस्ट और मेरे सेल्स में, ठीक है। सो द वाइडर द एंगल द ग्रेटर इज द रेट ऑफ अर्निंग द प्रॉफिट्स। द large angle of incidence with a high margin of safety indicates extremely favorable position, ठीक है। The shaded area in the graph given below is representing the angle of incidence. The angle above and below the break even point shows the rate of earning the profitability of a loss. So wider angle denotes higher rate of earnings and vice versa, ठीक है। So this is the shaded portion that they have shown. So this is the profit area, this is the angle of incidence, and this is the loss area, and this is my break even point. इस पे जो मेरा angle होता है, that is my angle of incidence, ठीक है। So I hope all of this is clear to you guys.